हेलो नमस्कार साथियों। इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड सोशल साइंस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज एक नए वीडियोस और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। ये जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, ये डिटेल क्लास लेकर के आ रहा हूं, जो कि रिलेटेड है द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। जी हाँ साथियों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स इस एक्ट के अंतर्गत प्रोवाइड किए गए हैं, कितने नंबर ऑफ सेक्शंस इस एक्ट के अंतर्गत प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही साथ हम एक्ट नंबर को भी जानने का काम करेंगे कि किस एक्ट नंबर के तहत इस एक्ट को लाने का काम किया गया है, द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो हम एक एक करके इसके ओवरव्यू को यहाँ पे जानने का, समझने का आज प्रयास करेंगे। अगर हम इसकी बात करते हैं तो कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स इसके अंतर्गत हमको प्रोवाइड किया जाता है। सबसे बेसिक क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट्स का यही होता है, और खास करके जब आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को भी फेस करेंगे, एट दैट टाइम भी आपसे यही पूछा जाएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि ये माइनर लॉ है और माइनर लॉ को आपके माइनर सब्जेक्ट के ही तरह से पूछे जाने के काम किए जाते हैं। तो टोटल अगर हम चैप्टर की बात करते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में, तो टोटल इसके अंतर्गत 5 चैप्टर हमको प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही साथ अगर हम सेक्शंस की बात करते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, तो टोटल 37 सेक्शंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो ये था अभी बेसिक इंफॉर्मेशन। आगे हम चलते हैं, आगे एक एक चीजों को मैं यहाँ पे आपके सामने बताने वाला हूं। अगर हम इंडियन पेनल कोड को देखेंगे, आईपीसी को देखेंगे, जो कि 1860 में लॉर्ड मैकाले साहब के द्वारा बनाया गया था। यह बात आप सभी लोगों को पता है। जब आईपीसी इतना पनिशमेंट के लिए इतना अच्छा सा एक हमारे पास एक्ट था, तो फिर ये नया एक्ट, ये डीबी एक्ट लाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? क्या कभी आप लोगों ने इसको लेकर के विचार किया है कि इस एक्ट को क्यों बनाने की जरूरत पड़ गई? आखिर में क्या डिमांड आ रही थी कि इसको बनाया गया है? तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। खास करके हम दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं, डीबी एक्ट का और इंडियन पेनल कोड का। तो आइए यहां पर सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि किस तरह से हम इसका कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। अगर हम कंपैरेटिव स्टडी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बीच से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और ये लाइन के ही माध्यम से मैं आपको सभी चीजों को समझाते हुए चलूंगा। मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया। एक तरफ हम आईपीसी को रखेंगे, इंडियन पेनल कोड 1860 को रखने का काम करेंगे, और दूसरी तरह से हम रखेंगे डीबी एक्ट को, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को। इसी दोनों एक्ट को हम यहाँ पे पहले कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, देन आफ्टर हम इस एक्ट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम आईपीसी की बात करते हैं साथियों, तो आईपीसी में आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पास 498A हुआ करता था। बिल्कुल, ये बात तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पास एक सेक्शन हुआ करता था, और उस सेक्शन को हम लोग क्या कहते थे? उस सेक्शन को हम लोग सेक्शन नंबर 498 कहते थे। अभी हम इसके आगे ए बी सी डी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 498 की बात करते हैं। लेकिन काम 498 से बन नहीं रहा था। एक समय आया कि 498 में भी चेंजेस की आवश्यकता दिखने लगी। अब वो 498A में कौन सा चेंजेस करना पड़ा? तो साथियों, वो साल था 1983 का। जी हाँ साथियों, यही साल था 1983 का, और इसी साल में क्या किया गया? एक अमेंडमेंट किया गया। क्या किया गया? तो इसी में आपको एक बेहतर अमेंडमेंट देखने के लिए मिलेगा, और ये अमेंडमेंट करके एक नया हमारे लिए सेक्शन ऐड किया गया, 498 कैपिटल ए। इससे तो आप सभी लोग कहीं ना कहीं वाकिफ हैं, 498 कैपिटल ए से। ये क्या कहता है 498 कैपिटल ए? तो ये कहता है कि अगर किसी भी महिला को किसी भी पुरुष के द्वारा अगर परेशान किया जा रहा है, किसी भी महिला और पुरुष की बात मीन्स की मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, या फिर जो लिव इन रिलेशन टाइप के जो नेचर के जो होते हैं उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। 498A की अगर हम बात कर रहे हैं, खास करके इसका नाम रखा गया है क्रूएल्टी। क्या नाम रखा गया साथियों? तो इसका नाम रखा गया है 498 कैपिटल ए का क्रूएलिटी नाम रखा गया है, कि कोई भी पति अपनी पत्नी के ऊपर अगर क्रूएलिटी कर रहा है तो पत्नी क्या कराएगी? इसी सेक्शन के अंतर्गत साहब को बुक कराने का काम करेगी, मीन्स की लॉजिंग ऑफ एफआईआर इसी सेक्शन के अंतर्गत करवाएगी। किसके अंतर्गत? 498
8A के अंतर्गत। जब जब एफआईआर की लॉजिंग होगी साथियों, तब तब क्या होगा, पुलिस जो होती है वो हरकत में आएगी, और पुलिस जैसे ही हरकत में आएगी, जिसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाया जाएगा उनको अरेस्ट करके लाने का काम करेगी। ये बात तो आपको 498A की यहाँ पे समझ में आ रही है। आगे हम चलते हैं, आगे अब हम क्या देखेंगे, आगे हम यहाँ पे डीबी एक्ट के बारे में भी थोड़ा सा जानने का काम करेंगे कि डीबी एक्ट क्या होता है, किस तरह से डीबी एक्ट को हम लोग समझते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी आईपीसी को देख ही लिया, पूरा का पूरा 498 कैपिटल ए का इतिहास आप लोगों ने देख ही लिया। अब डीबी एक्ट में देखिए, डीबी एक्ट भी इसी तरह से चलता है, लेकिन अगर हम नेचर की बात करते हैं, डीबी एक्ट का क्या नेचर है, तो साथियों अगर हम नेचर की बात करते हैं तो डीबी एक्ट का जो नेचर होता है वो क्वाजाई क्रिमिनल नेचर का होता है। कैसा होता है, क्वाजाई क्रिमिनल नेचर का होता है। लेकिन अगर हम यहीं पे आईपीसी की बात करते हैं तो ये टोटल क्रिमिनल नेचर का होता है, क्योंकि जब जब एफआईआर की लॉजिंग होगी तो एफआईआर की जैसे ही लॉजिंग होगी वैसे ही दरोगा जी जाएंगे और आपको गिरफ्तार करके लेकर के आएंगे। लेकिन अगर हम इसके नेचर की बात करते हैं, डीबी एक्ट के नेचर की बात करते हैं, तो ये क्वाजाई क्रिमिनल नेचर का होता है। और इसकी ओपनिंग कैसे होती है, डीबी एक्ट की ओपनिंग कैसे होती है, तो डीबी एक्ट की जो ओपनिंग होती है साथियों वो डीआईआर करने से होती है। अब आप कहेंगे कि ये नया कॉन्सेप्ट क्या है डीआईआर। एफआईआर को तो हम सभी लोगों ने कहीं ना कहीं सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 154 में पढ़ने का काम किया है। ये डीआईआर क्या होता है, तो डीआईआर को हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे। डीआईआर का मतलब होता है डोमेस्टिक, क्या होता है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। क्या होता है दोस्तों, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट होता है। ये क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रिपोर्ट होता है, और इसी रिपोर्ट के आधार पे हम क्या करने का काम करते हैं, तो इसी रिपोर्ट के आधार पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जो केस की ओपनिंग होती है इसी के माध्यम से हम यहाँ पे करने का काम करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी महिलाओं को सेफगार्ड करने के लिए तमाम प्रकार की मुहिम चलाई जाती हैं। जैसे आप कहेंगे कि कौन कौन सी मुहिम चलाई जाती है, तो यूडीएचआर का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। तो इस प्रकार से चला करके महिलाओं को खास करके सेव करने का काम किया जा रहा है। और आगे अगर हम देखते हैं कि इसमें और हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो आगे और हमें देखने के लिए यह मिलता है कि अगर हम फिर से आईपीसी की बात करते हैं, तो आईपीसी में जैसे ही 498 कैपिटल ए में एफआईआर की लॉजिंग होगी तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, तो इसका रिजल्ट आपको ये मिलेगा, ये क्या है, ये पनिशमेंट मिलेगा। जैसे ही 498A की रिकॉर्डिंग हो जाती है थाने पे, तो इसमें पनिशमेंट आपको दिया जाता है, मींस कि आपको गिरफ्तार करके लेकर के आया जाता है। लेकिन जब हम यही डीबी एक्ट की बात करते हैं, डीबी एक्ट 2005 की अगर हम बात करते हैं, तो जो इसमें डीआईआर चल रहा था, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट चल रहा था, इसमें क्या आपको दिया जाएगा, तो यहां पे दो चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आप कहेंगे कि क्या दो चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, एक तो रिलीफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्या प्रोवाइड किया जाएगा, एक इसके अंतर्गत आपको रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। ये तो आपको लिए बेसिक नीड है कि आपके लिए एक रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। और दूसरा क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये पनिशमेंट भी इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। इसीलिए मैंने नेचर के बारे में बात किया था कि नेचर क्या होता है। मैं जब आईपीसी को आपके साथ डील कर रहा था, एट दैट टाइम ही मैंने बताने का काम किया था कि आईपीसी क्या होता है, ये सीआर नेचर का होता है, ये क्रिमिनल नेचर का होता है। लेकिन जब जब हम डीबी एक्ट की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये क्वाजाई क्रिमिनल नेचर का होता है। तो एक तो रिलीफ बेस्ड चलेगा और दूसरा इसमें क्या चलेगा, दूसरा इसमें पनिशमेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट चलने वाला है। ये भी चीज आप सभी लोगों को समझ में आ गई। अब हम चलेंगे आगे, और आगे अपने उस पे आ रहे हैं, अपने पीपीटी पे आ रहे हैं, और पीपीटी के माध्यम से हम एक एक चीजों को यहां पे समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। सबसे तो पहले आप यहां पे देखिए, द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की बात कर रहा है। चैप्टर नंबर 1 की यहां पे बात कर रहा है। चैप्टर नंबर 1 में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो साथियों चैप्टर नंबर 1 में आपको प्रिलिमिनरी देखने के लिए मिल रहा है। और मैं आप सभी लोगों से यही बताना चाहूंगा कि काफी अगर आप एक्ट को पढ़े होंगे तो उसमें 70 से 80% एक्ट में आपको सबसे पहले प्रिलिमिनरी ही देखने के लिए मिलता है। अगर हम प्रिलिमिनरी की सिर्फ बात करते हैं तो प्रिलिमिनरी में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, तो प्रिलिमिनरी में आपको अमूमन
3 से 4 सेक्शन या मैक्सिमम 5 सेक्शन आपको प्रिलिमिनरी वाले पार्ट में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर को भी यहाँ पे समझने का काम करेंगे कि ये जो डीबी एक्ट का जो हमारा प्रिलिमिनरी का जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहता है, इसके अंतर्गत हमारे पास कौन कौन से सेक्शंस आते हैं। अब हम इनके सेक्शंस को एक एक करके यहाँ पे आपके सामने रखने वाले हैं। तो जो पहला सेक्शन आ रहा है साथियों वो क्या कहता है, वो कहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात करता है। क्योंकि इसलिए शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात कर रहा है क्योंकि जब जब हम किसी के पास जाते हैं तो सबसे पहले क्या बताता है, सबसे पहले चिल्ला के कहता है साहब मेरा नाम ये है। तो मेरा नाम क्या है, ये एक्ट क्या बताना चाहता है। अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात कर रहे हैं तो ये सेक्शन 1 में यही चिल्ला चिल्ला करके बता रहा है कि साहब मेरा नाम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज ये बताने का काम कर रहा है। सेक्शन नंबर 2 के पास जब हम जाएंगे तो सेक्शन नंबर 2 में हमको क्या देखने के लिए मिलेगा साथियों, सेक्शन नंबर 2 में हमें डेफिनेशन क्लॉजेस देखने के लिए मिलेगा। तो हम इसका भी स्ट्रक्चराइज कर देते हैं और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आप लोगों को बता देते हैं कि किस तरह से आप इसको अगर शॉर्ट टर्म में अगर आप इसको लर्न करना चाहेंगे, अगर आप इसको समझना चाहेंगे तो कैसे चलेंगे। देखिए यहाँ पे हम पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं साथियों, तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं ऑफ डीबी एक्ट। डीबी एक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर हम इसको डिवाइड करने के लिए अगर कहें आपसे तो आप किस तरह से इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आपको क्या मिलता है, आपको प्रिलिमिनरी मिलता है। अब आप कहेंगे कि प्रिलिमिनरी में कितने नंबर ऑफ सेक्शंस आएंगे, तो मैं आपसे कहूंगा कि प्रिलिमिनरी की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्शंस आएंगे। एक सेक्शन नंबर 1 आएगा और एक सेक्शन नंबर 2 आएगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप सभी लोगों के पास होना ही चाहिए क्योंकि ये यूपी जुडिशरी का आपका सिलेबस भी है। जब आप माइनर लॉ को पढ़ेंगे, नॉन माइनर एक्ट को ऐड किया गया है यूपी जुडिशरी के सिलेबस में, तो ये आपको बाय द टाइमिंग पढ़ना ही पड़ेगा, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। अब आप चैप्टर नंबर 2 में जब जाएंगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो साथियों जब चैप्टर नंबर 2 में जाएंगे तो आपको डोमेस्टिक वायलेंस देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, तो आपको डोमेस्टिक वायलेंस देखने के लिए मिलेगा। और इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन इसके अंतर्गत दिया गया है और उसी सेक्शंस को क्या किया गया है, पूरा का पूरा एलिमिनेट, पूरा का पूरा डिफाइन करने का काम किया गया है कि क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस, हम किस किस को डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। यह जानकारी आपको सेक्शन नंबर 3 के अंतर्गत मिलेगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आप सभी लोगों को ओवरव्यू प्रोवाइड कर रहा हूं। अभी पूरे के पूरे बेयर एक्ट्स के माध्यम से एक एक चीजों को, एक एक टॉपिक को आप सभी लोगों के लिए क्लियर करता हुआ चलूंगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पावर एंड ड्यूटीज के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है साथियों, तो पावर एंड ड्यूटीज के बारे में यहां पे बात की जाती है। ये जो पावर एंड ड्यूटीज है ये किस सेक्शन से लेकर के किस सेक्शन के अंतर्गत प्रोवाइड किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जब आपने यहां पे देख लिया कि सेक्शन नंबर 1, 2 में प्रिलिमिनरी दे रहा है, सेक्शन नंबर 3 में हमारा डोमेस्टिक वायलेंस दे रहा है, तो अब इसकी स्टार्टिंग कहां से होगी, तो जाहिर सी बात है सेक्शन नंबर 4 से ही स्टार्टिंग होगी। कहां तक जाएगा, रेंज को एनालिसिस करिए। जितना शानदार तरीके से आप रेंज को एनालिसिस करेंगे उतना ही शानदार तरीके से आप एग्जामिनेशन में भी आप काम करने वाले हैं। तो सेक्शन नंबर 4 से लेकर के सेक्शन नंबर 11 तक हमारा ये पावर एंड ड्यूटीज आप प्रोटेक्शन ऑफिसर वगैरह के बारे में यहाँ पे बात किया जाता है मोटा मोटी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो प्रोसीजर की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, तो प्रोसीजर की बात की जाती है कि क्या प्रोसीजर होगा, किस टाइम की प्रोसीजर की बात करते हैं, प्रोसीजर फॉर रिलीफ की हम बात करते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर हमने अरेस्ट कर लिया है तो उसको रिलीफ किस तरह से हम प्रोवाइड करेंगे, तो इसके बारे में किस सेक्शन से लेकर के किस सेक्शन तक प्रोवाइड किया गया है, तो सेक्शन नंबर 12 से लेकर के सेक्शन नंबर 29 तक, सेक्शन नंबर 12 से लेकर के सेक्शन नंबर 29 तक ये मामला पूरा का पूरा आपके अंतर्गत आता है। अब आप कहेंगे कि अब आगे इसके क्या आता है, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को स्ट्रक्चर पहले ही समझा दिया था कि टोटल 37 सेक्शंस इसके अंतर्गत हैं और जो सेक्शंस आपके बच रहे हैं वो किस प्रोविजन में जाएंगे, तो आप मिसलीनियस तो जानते ही होंगे। मिसलीनियस में कहां से आएगा, तो सेक्शन नंबर 30 से लेकर के सेक्शन नंबर 37 के बीच में आपका पूरा का पूरा मिसलीनियस आएगा। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों ने समझ लिया। अगर हम चैप्टर की बात करते हैं तो कितना इसमें चैप्टर है, तो टोटल इसके अंतर्गत 5 चैप्टर है। अगर हम सेक्शंस की बात करते हैं कि कितना इसके अंतर्गत सेक्शंस दिया गया है, तो 37 सेक्शन आपको, एक मिनट, यहाँ पे टोटल 37 सेक्शंस आप सभी लोगों के लिए
एक मिनट, टोटल 37 सेक्शंस आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। अब आप कहेंगे कि 2-3 चीजें और छूट रही हैं, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल छूट रही हैं, उसको भी मैं आप सभी लोगों के सामने कवर करता हुआ चल रहा हूं। जिसमें अगर हम बात करते हैं इन्फोर्समेंट डेट की, जी हाँ साथियों, ये इन्फोर्समेंट डेट भी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्फोर्समेंट डेट से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। तो जो इसका इन्फोर्समेंट डेट मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। अगर हम इसके इन्फोर्समेंट डेट की बात करते हैं कि क्या रखा गया है इसका इन्फोर्समेंट डेट, तो इसका जो इन्फोर्समेंट डेट है वो 26 अक्टूबर रखा गया है। 26 अक्टूबर 2006 इसका इन्फोर्समेंट डेट रखा गया। साथ ही साथ हम इनेक्टमेंट डेट के बारे में भी बात कर लेते हैं। इनेक्टमेंट डेट इसका क्या रखा गया साथियों, तो जो इसका इनेक्टमेंट का डेट रखा गया है वो डेट रखा गया है 13 सितंबर 2005 रखा गया है। क्या रखा गया है, तो 13 सितंबर 2005 इसका रखा गया है। तो आप हर एक चीज के बारे में यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझते हुए चले हैं। पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा इसका ओवरव्यू मैंने आपके सामने एक एक करके रख दिया। अब हम चलते हैं वहां पे, और वहां पे हमें पढ़ने पे मजा आएगा। कहां पे, तो इसके बेयर एक्ट पे। अब बेयर एक्ट के अब अंदर चल रहे हैं। जो भी चीजें आपको यहां पर हो सकता है, आप ये पूरा का पूरा बेयर एक्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये पूरा का पूरा बेयर एक्ट आप सभी लोगों के पास अवेलेबल हो जाएगा बाय द टाइम बिंग। अब यहां पर देखिए हमारा स्टार्ट हो गया है। कहा जा रहा है द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। जो जो चीजें मैंने आप सभी लोगों को बताया है वो सारा का सारा इसी बेयर एक्ट के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे तो पहले हम इस एक्ट नंबर की बात करेंगे कि ये क्या क्रूशियल गेम प्ले करता है। एक्ट नंबर यहां पे लिखा है 43 ऑफ 2005। आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब होता है साहब, इसके बारे में तो हमने आज तक सुना नहीं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इंडियन पेनल कोड के बारे में, एक्ट नंबर 45 ऑफ इंडियन पेनल कोड मींस कि 1860 में कानून बना होगा। कोई एक्ट नंबर यहां पे देख लीजिए, कोई एक्ट नंबर 1 बना होगा, एक्ट नंबर 2 बना होगा, एक्ट नंबर 3 बना होगा, एक्ट नंबर 4 बना होगा। इसी तरह से एक्ट नंबर क्या बना होगा, एक्ट नंबर 45 बना होगा। तो 1860 में जब हम लॉर्ड मैकाले साहब की बात कर रहे हैं, तो लॉर्ड मैकाले के समय में जब आईपीसी की ड्राफ्टिंग की जा रही थी, तो उसी समय 1860 में 45वां नंबर का कानून हमारा क्या बना था, इंडियन पेनल कोड बना था। सेम एज यूजुअल 2005 में एक्ट नंबर 1 बना होगा, एक्ट नंबर 2 बना होगा, एक्ट नंबर 3 बना होगा, एक्ट नंबर 4 बना होगा, तब जाकर के एक्ट नंबर 43 का नंबर आया होगा। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि 2005 का ये 43वें नंबर का एक्ट है। ये मोटा मोटी बात कर रहा है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसी नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए इस सभी चीजों को एक एक क्लियर करते हुए आपके सामने चल रहे हैं। अब आप यहां पे देखिए ये क्या कहता है, इसका चैप्टर क्या कह रहा है, इसके एक एक चैप्टर्स को हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 बात करता है प्रिलिमिनरी का, और प्रिलिमिनरी में खास बात किस चीज की हम करते हैं, तो मैंने आप सभी लोगों से ऑलरेडी ये बात बता दिया था कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्योंकि सबसे तो पहले हमें बताना पड़ेगा ना साहब कि मेरा नाम क्या है, मेरा विस्तार कहाँ है, मैं कहां से आया हूं। इन सभी चीजों को मैं यहां पे डिटेल में बता रहा हूं। लिखा है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक एक्ट 2005। पहली बात तो इन्होंने बता दिया कि इनका शॉर्ट टाइटल क्या है। दूसरी बात ये कर रहे हैं इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ये संपूर्ण भारत पर लागू होता है। एक खुशी की बात और आप सभी लोगों को बताऊं, कुछ ऐसे हमारे कानून थे, कुछ क्या 100% ऐसे कानून थे जो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं लागू हुआ करते थे। एक हमारे पास नया कानून आया, कौन सा कानून आया, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। जी हाँ साथियों, ये J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ जाने की वजह से जितने भी हमारे लॉ हैं वो सभी के सभी सेंट्रल लेवल पे भी लागू होने लगे हैं। कब से लागू होने लगे हैं, तो इसका डेट भी आप याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से जो भी हमारे कानून हैं वो कहां पे लागू होने लगे हैं। चाहे हम आईपीसी की बात करें, सीआरपीसी की बात करें, जो भी हमारे कानून हैं वो अब जम्मू कश्मीर पे भी एकदम अच्छे से लागू होने लगे हैं, जैसे संपूर्ण भारत पर लागू होता है। इसीलिए यहां पे लिखा है इट एक्सटेंड टू दी होल ऑफ इंडिया। नहीं तो अगर पुराना 2019 से पहले का अगर ये बेयर एक्ट रहता तो यहां पे लिखा होता एक्सेप्ट J&K।
के। तो इसीलिए इन दोनों चीजों को यहाँ पे समझाना और बताना मेरी लाइबिलिटी थी, तो मैंने आप सभी लोगों को ये चीजें यहाँ पे बताता हुआ चला हूं। थर्ड वाले में क्या कह रहा है दोस्तों? थर्ड वाले में कह रहा है इट शैल कम into force on such dated as the central government may by notification in the official gazette appointed। जो भी केंद्र सरकार के ऑफिशियल गजट में जो भी डेट नोटिफाई किया जाएगा उसी डेट से मैं क्या हो जाऊंगा, उसी डेट से मैं लागू हो जाऊंगा। सेक्शन नंबर 1 हमारा इतना बताता है और शांत हो जाता है। अब बारी आती है सेक्शन नंबर 2 की, जहां पे तमाम हमको डेफिनेशन क्लॉजेस देखने के लिए मिलते हैं। और साथियों अगर हम डेफिनेशन क्लॉजेस की बात करते हैं तो पूरे के पूरे एक्ट में इस डेफिनेशन क्लॉजेस का हमारे पास काम आने वाला है। यहां पे थोड़ा सा मैं आप सभी लोगों को एक डिस्क्लेमर ये भी देना चाहता हूं कि इस एक्ट में कहीं पे भी हमें लिमिटेशन पीरियड देखने के लिए नहीं मिलता है। भले ही महिलाओं से रिलेटेड कानून है, बना तो दिया गया है डीबी एक्ट 2005 का, लेकिन कहीं पे भी हमें लिमिटेशन नहीं देखने के लिए मिलता है। पहला लेकुनास इसका ये है। दूसरी अगर कमी की बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस का प्रोविजंस नहीं दे रखा है। मेंटेनेंस के लिए हमें फिर से सीआरपीसी का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 125 का। तो इन सभी चीजों को आप समझते हुए चलिए। अब यहां पे हम डेफिनेशन क्लॉजेस के बारे में पढ़ते हैं कि क्या कहते हैं हमारे डेफिनेशन क्लॉजेस हमारे डीबी एक्ट के। तो पहले अगर हम डेफिनेशन क्लॉजेस की बात करते हैं, एक मिनट पर चले गए आप। अगर हम डेफिनेशन क्लॉजेस की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्लॉजेस यहां पे क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। सबसे तो पहला हमारे पास 2 का ए आ रहा है, मैं यहां पे 2 आपको लिए लिख दे रहा हूं जिससे कि आपको सुविधा हो। सेक्शन नंबर 2 के ए के क्लॉज के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है, 2A के अंतर्गत एग्रीव्ड पर्सन की बात की जा रही है। अब आप कहेंगे कि कौन होता है एग्रीव्ड पर्सन, किसको हम एग्रीव्ड पर्सन की कैटेगरी में शामिल करते हैं। तो आइए इसी बेयर एक्ट के माध्यम से देखते हैं कि कौन होता है व्यथित व्यक्ति, कौन होता है एग्रीव्ड पर्सन। लिखा है मींस एनी वीमेन who is or has been in a domestic relationship with the respondent and who alleges to have been subjected to any act of domestic violence by the respondent। यहां पे हमको एग्रीव्ड पर्सन्स के बारे में बता दिया गया कि कौन होता है एग्रीव्ड पर्सन। एग्रीव्ड पर्सन्स का मतलब यह पर्सन होता है जो किसी ना किसी रिलेशनशिप में रहा है। अब किस नेचर के रिलेशनशिप में रहा है, चाहे वो ब्लड रिलेशन का रिलेशनशिप हो, चाहे वो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप हो, किसी भी तरह से वो रिलेशनशिप में रहा हो। किसके साथ रहा हो, तो रिस्पोंडेंट के साथ रहा हो, और उसके साथ क्या हुआ होगा, किसी ना किसी टाइम ऑफ पीरियड पे उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कॉज हुआ हो। तो उसी व्यक्ति को जिसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कॉज हुआ हो उसको हम क्या कहेंगे, वहां पे हम डेफिनेशन क्लॉजेस में सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज ए के अंतर्गत हम उसको एग्रीव्ड पर्सन्स के नाम से जानेंगे। डेफिनेशन इतना बताता है, इतना बता करके शांत हो जाता है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन क्लॉजेस पे चलते हैं, सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज नंबर बी पे। अब यहां पे कह रहा है चाइल्ड। ये चाइल्ड साहब कौन होता है, किसको हम चाइल्ड के रूप में देखने का काम करते हैं, किसको कहते हैं कि ये अभी चाइल्ड है। तो आप सभी लोगों ने अमूमन ये देखा ही होगा, जो भी बच्चा 18 साल से नीचे का होता है, मींस कि 18 साल से कम का होता है, उसे हम किस कैटेगरी में रखने का काम करते हैं, तो उसे हम चाइल्ड के कैटेगरी में रखने का काम करते हैं। यहां पे इसके लैंग्वेज को देखिए, चाइल्ड मींस एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। यहां से आपके एग्जामिनेशन में साथियों क्वेश्चन आएगा कि अगर डीबी एक्ट से अगर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो ये क्वेश्चन यहां से आपको डेफिनेशन क्लॉजेस से यहां से बनने वाला है। यहां पे क्या कह रहा है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर एंड इंक्लूड्स एनी अडॉप्टेड स्टेप और फॉस्टर चाइल्ड। चाइल्ड के अंतर्गत इन लोगों को भी क्या किया गया है, चाइल्ड के अंतर्गत इन लोगों को भी इंक्लूड करने का काम किया गया है। किसको किसको, तो साथियों यहां पे आप देख सकते हैं जिसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया है ये भी चाइल्ड के अंतर्गत आते हैं, जो स्टेप चाइल्ड होते हैं वो भी चाइल्ड के अंतर्गत आते हैं, और जो फॉस्टर चाइल्ड होते हैं वो भी चाइल्ड के ही डेफिनेशंस के अंतर्गत आते हैं। जब हम बात करते हैं किसकी, तो इसी डीबी एक्ट की बात करते हैं। तो आगे इसमें अभी तो कह रहा है सी वाले में, अब देखते हैं 2 के सी में क्या कर रहा है। 2 के सी में कर रहा है कंपनसेशन ऑर्डर की बात कर रहा है।
साहब क्या होता है ये कंपनसेशन ऑर्डर और किसको दिया जाएगा ये कंपनसेशन ऑर्डर, इसके बारे में भी तो जानना हमारे लिए जरूरी है कि किसको कहते हैं कंपनसेशन ऑर्डर। कंपनसेशन ऑर्डर एंड ऑर्डर गारंटेड इन सेक्शन नंबर 20। ये साहब कहना चाहते हैं कि जब जब हम सेक्शन नंबर 22 को पढ़ेंगे, किसके सेक्शन नंबर 22 को, तो इसी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 22 को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हमें कंपनसेशन ऑर्डर को देखने के लिए मिलेगा। मैं आप लोगों को प्रायर ही बता दे रहा हूं कि 5 सेक्शन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं, सेक्शन नंबर 19 की बात करते हैं, 20, 21 एंड सेक्शन नंबर 22, ये 5 सेक्शन है जहां से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। किसी कॉम्पिटिटिव का लेवल का आप क्वेश्चन अगर फेस कर रहे हैं या फिर अगर आप के सेमेस्टर में पूछा जा रहा है, तो अगर आप अपने सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में फेस कर रहे हैं तो इन दोनों जगहों पे इनसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनेगा। अगर हम सेक्शन नंबर 18 की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर के बारे में बात करता है। इसके बारे में बात करता है, मैं यहां पे बता दे रहा हूं सेक्शन 18, 19, 20, 21 और 22 के बारे में थोड़ा सा आप जिस्ट जानते रहेंगे। जब आगे हम चलेंगे पढ़ेंगे तो आपको भी कॉन्सेप्ट के साथ जब कॉन्सेप्ट मिलेगा तो मजा आएगा, और मजा लेकर के पढ़िए, आनंद लेकर के पढ़िए, एकदम शानदार तरीके से तैयार होगा। सेक्शन नंबर अगर हम 18 की बात करते हैं तो प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात करता है। अब ये प्रोटेक्शन ऑर्डर कौन देगा, किसके नाम से आएगा, कौन इस प्रकार के प्रोटेक्शन के लिए आपको भेजेगा, तो हमारे पास मजिस्ट्रेट होते हैं। और किस मजिस्ट्रेट की हम बात करते हैं बार बार डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, तो हम JMFC मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात करते हैं, और उसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा ये हमको प्रोटेक्शन ऑर्डर सेक्शन नंबर 18 के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। पहला इंफॉर्मेशन, सेक्शन नंबर 19 की भी तो कहानी है हमें सुनानी। सेक्शन नंबर 19 आप सभी लोगों के लिए कहता है कि रेसिडेंस ऑर्डर की बात करता है। किसकी बात करता है, तो भैया अगर मान लीजिए कि मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति क्रूएलिटी आकर के कर दिया है, चाहे मैं मैट्रिमोनियल रिलेशन में हूं या फिर मैं ब्लड रिलेशन में ही क्यों ना हूं, अगर हमारे ऊपर कर दिया गया है डोमेस्टिक वायलेंस, तो साहब हमको घर से भगा दिया गया है, मैं कहां जाकर के रहूं, तो इसके लिए सेक्शन नंबर 19 जिम्मेदार है। सेक्शन नंबर 19 कहता है कि मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको रेसिडेंशियल प्रोवाइड करूंगा। फिर हमारे पास आ जाता है सेक्शन नंबर 20। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट गेम प्ले करता है। सेक्शन नंबर 20 क्या कहता है, मैं इसी के रिस्पेक्ट में सभी चीजों को बताने का काम कर रहा हूं, जो यहां पे सेक्शन नंबर 22 का आप लोगों ने रेफरेंस देखने का काम किया है दोस्तों। इसी के अकॉर्डिंग्स में मैं हर एक चीज आपको बताने का काम कर रहा हूं, और इसी 4 सेक्शंस को मैं अभी आपके सामने बता रहा हूं। सेक्शन नंबर 18, 19, 20, 21 और सेक्शन नंबर 22, इन्हीं 4 सेक्शंस को मैं आपके सामने 5 सेक्शंस को डील कर रहा हूं, क्योंकि ये सेक्शंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और सेक्शन नंबर 3 इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता देना चाहता हूं, आगे बाय द टाइमिंग मैं उसको बिल्कुल बता करके जाऊंगा, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड सोशल साइंस है जो आप सभी लोगों के लिए हर एक चीज हर एक सही समय पे प्रोवाइड करता है। आगे देखिए सेक्शन नंबर 20 की बात करते हैं, तो ये बात करता है मॉनेटरी रिलीफ की। किसकी बात करता है साथियों, तो ये मॉनेटरी रिलीफ की बात करता है। सेक्शन नंबर 21 की अगर हम बात करते हैं तो ये कस्टोडियल ऑर्डर की बात करता है। किसके बारे में बात करता है, कस्टोडियल ऑर्डर के बारे में। और सेक्शन नंबर 22 के बारे में आप देख लेंगे कि यहाँ पे कंपनसेशन ऑर्डर की बात की जा रही है। अब आगे आप देखिए 2 का सब क्लॉज डी क्या कह रहा है। सिर्फ एक से अगर आपने सेक्शन नंबर 22 का अगर यहां पे इन्होंने जिक्र नहीं किया होता तो शायद मैं सेक्शन नंबर 18, 19, 20, 21 और 22 का जिक्र न किया होता, मैं लाइन से सीरीज वाइज पढ़ता जाता। लेकिन मजा तो यही है कि हमें शुरुआत में ही पता चल जा रहा है, अच्छा 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में क्या है, तो जो हमारा पढ़ने का इंटरेस्ट है वो और भी डेवलप्ड हो जाएगा। अब देखिए 2D में क्या कर रहा है, कह रहा है कस्टडी ऑर्डर की बात कर रहा है। क्या होता है साहब कस्टडी ऑर्डर, किसको हम कस्टडी ऑर्डर कहते हैं, तो कस्टडी मींस एनी ऑर्डर ग्रांटेड इन द टर्म ऑफ सेक्शन नंबर 21, जो कि मैंने आप सभी लोगों को सेक्शन नंबर 21 ऑलरेडी बता दिया है कि वहां पे हमें कस्टडी ऑर्डर देखने के लिए मिलता है। यही बताने का, प्रायर बताने का यही फायदा होता है जो कि अभी आप लोग यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। अब आगे यहाँ पर देखिए, अब आगे यहाँ पे क्या कर रहा है, आगे यहाँ पे 2E की बात कर रहा है। 2E क्या कर रहा है, कर रहा है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट।
जब मैं सबसे प्रायर आपसे बता रहा था, जब मैं अंतर बता रहा था, किसके अंतर बता रहा था, एफआईआर के बारे में और डीआईआर के बारे में, तो मैं बता रहा था कि जब 498 कैपिटल ए की जब ओपनिंग होती है, 498 कैपिटल ए, जिसको क्रुएलिटी के नाम से हम लोग जानते हैं, इसकी जो ओपनिंग होती है वो एफआईआर से ही होती है। लेकिन जब जब हमारे डीबी एक्ट की अगर हम बात करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की बात करते हैं, तो इसकी जो ओपनिंग होती है वो किससे होती है दोस्तों, वो डीआईआर से होती है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट से होती है। तो यही कह रहा है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, इसका जो डेफिनेशन क्लॉजेस हमको दे रखा है वो सेक्शन के 2 क्लॉज ई के अंतर्गत प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं कॉन्सेप्ट को तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने में। कह रहा है कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट मींस अ रिपोर्ट मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑन रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस फ्रॉम द एग्रीव्ड पर्सन। जो एग्रीव्ड पर्सन हम लोगों ने सेक्शन नंबर 2 के ए में पढ़ा था, जो भी व्यथित व्यक्ति होगा वो आकर के क्या करेगा, वो आकर के इसी सेक्शन के अंतर्गत सेक्शन नंबर 2 ई के अंतर्गत क्या करेगा, कंप्लेन करेगा। कंप्लेन किस नेचर में करेगा, तो उसी डीआईआर के माध्यम से कंप्लेन करने का यहां पे काम करेगा। आगे देखिए 2F की अगर हम बात करते हैं तो 2F में क्या कर रहा है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स के बारे में बात करता है। क्या होता है साहब ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप, हम किसको डोमेस्टिक रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। तो अगर हम डोमेस्टिक रिलेशनशिप की बात करते हैं कि क्या होता है, तो डोमेस्टिक रिलेशन मींस अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन हु इज लिव और हैव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि कोई दो पर्सन है, या तो एक साथ रह रहे हैं या फिर एक साथ किसी ना किसी टाइम पीरियड पे वो कभी ना कभी रहे हो। आगे कह रहा है लिव्ड टुगेदर, या तो रह रहे हैं या किसी टाइम पीरियड पे वो साथ में रहे हैं। कहां पे रहे हैं, तो एक शेयर्ड हाउस होल्ड में, एक साझी गृहस्थी में कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये दोनों लोग एक साथ रहे हैं। व्हेन दे आर रिलेटेड बाय द कॉन्सैंग्विनिटी, मैरिज और थ्रू रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, एडॉप्टेशन, फैमिली मेंबर्स लिविंग टुगेदर एज अ ज्वाइंट फैमिली। यहां पे आपको मतलब समझ में आ रहा होगा। डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि आप किसी भी तरीके से किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप दोनों लोग एक साथ रहे होंगे, चाहे वो मैरिज के बिहाफ पे आप रहे हो, पहली बात कह रहा है, या फिर किसी ना किसी रिलेशनशिप के थ्रू आप रहे हो, या फिर एडॉप्टेशन के थ्रू रहे हो, या फिर फैमिली मेंबर के तौर पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप दोनों लोग एक साथ निवास किए हो। वो हमारा डेफिनेशन किस में आता है, तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंतर्गत फॉल करता है। आगे कह रहा है 2G के अंतर्गत क्या आता है, 2G हम किसको कहेंगे, तो 2G का मतलब होता है डोमेस्टिक वायलेंस, और इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं साथियों कि क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस। अगर हम इसकी बात करते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस हमको टोटली कहां देखने के लिए मिलेगा, तो डोमेस्टिक वायलेंस टोटली हमको सेक्शन नंबर 3 के अंतर जब सेक्शन नंबर 3 पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर आप सभी लोगों को बताने का काम किया है, इसीलिए स्ट्रक्चर समझाने का काम किया है कि जब तक आपका स्ट्रक्चर क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे। और इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड सोशल साइंस का यही काम है कि कॉन्सेप्ट को आपको समझाता है। जितना बेहतर तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपको दे रहा है उतना बेहतर तरीके से शायद आपको कॉन्सेप्ट कहीं ना मिले। तो सेक्शन नंबर 3 के पास जब हम जाएंगे तो वहां पे हम देखेंगे डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। लेकिन अगर आप हमसे कहेंगे कि मोटा मोटी बता दीजिए क्या होता है साहब डोमेस्टिक वायलेंस, मैं कहूंगा आप किसी के हेल्थ के साथ अगर आप खिलवाड़ कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस आप कॉज कर रहे हैं। आप अगर किसी भी चीज की अनलॉफुल डिमांड कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं साहब, आप डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं। साथ ही साथ आप उसको थ्रेटनिंग कर रहे हैं या अदरवाइज कोई भी गलत कार्य उसके साथ कर रहे हैं, चाहे वो मेंटल कर रहे हैं चाहे वो फिजिकल कर रहे हैं, ये सभी के सभी कहां कंसीडर किए जाएंगे, तो ये सभी के सभी डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत कंसीडर किए जाएंगे, जो कि हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 3 के अंतर्गत। बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 का कैपिटल यच क्या कहता है। ये बात करता है साहब डाउरी की बात करता है, दहेज, वही दहेज जो कि 1961 में एक कानून बनाया गया था, डॉहरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का कानून, उसी से ये कोरिलेट करता है। कर है डॉहरी प्रोहिबिशन शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड टू
इट इन सेक्शन नंबर 2 ऑफ द डॉयरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की बात कर रहा है। जब जब हम डॉयरी की बात करेंगे तो हमें कहां जाना पड़ेगा, तो हमें उसी डॉयरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के पास जाना पड़ेगा, और उसी का मतलब होता है, डॉर का मतलब वही होता है जो कि 1961 के कानून के अंतर्गत हमको प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास 2I आ जाता है। 2I में हमारे पास किसकी बात कर रहा है, तो 2I के अंतर्गत हमारे मजिस्ट्रेट साहब के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, मजिस्ट्रेट के बारे में। साथियों आप सभी लोगों को यह भी पता है कि हमारे पास दो प्रकार के मजिस्ट्रेट होते हैं। अब आप कहेंगे कि कौन कौन से दो प्रकार के मजिस्ट्रेट होंगे, तो मैं आपको यहाँ पे बताने का काम करूंगा। एक हमारे पास ईएम होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, और एक हमारे पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। इन दोनों मजिस्ट्रेट के बारे में आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होते हैं, जिसमें डीएम साहब आ गए, एसडीएम साहब आ गए, इन लोगों को हम लोग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहते हैं। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जब हम बात करते हैं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कैटेगरी में क्या आ जाते हैं, जैसे जेएमएफसी साहब आ जाते हैं, जेएमएससी साहब आ जाते हैं, तो ये सभी लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात यहाँ पे। लेकिन जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस डीबी एक्ट के अंतर्गत बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। यहां से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि यहां पे भी कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। आपको दे देगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट, आपको हायरार्की भी पता होनी चाहिए कि हाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की ही बात की जा रही है, क्योंकि यहां पे डेफिनेशन क्लॉजेस में मेंशन भी किया गया है। लिखा है Magistrate means the judicial magistrate of the first class, or as the case may be the metropolitan magistrate। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो वहां पे कौन रहेंगे, वहां पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रहेंगे, और अदर जगह है तो वहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब रहेंगे। अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, in the area where the aggrieved person reside temporarily or otherwise, or respondent reside or domestic violence is alleged has been taken की बात कर रहा है। तो जिस तरह से ये सीआरपीसी में कॉग्निजेंस लेते हैं, एज सच यहाँ पे भी ये कॉग्निजेंस लेने का काम करेंगे। कौन कॉग्निजेंस लेने का काम करेगा, तो यही हमारे जेएमएफसी साहब की हम बात करते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब की बात कर रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज की हम बात करते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय मेडिकल फैसिलिटीज, किसको हम लोग मेडिकल फैसिलिटीज के नाम से जानते हैं, तो मेडिकल फैसिलिटीज मींस सच अ फैसिलिटीज एज मे बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी अ मेडिकल फैसिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। आप सभी लोगों को पता है कि राज्य सरकार के द्वारा तमाम प्रकार के अस्पताल चलाए जाते हैं, वही मेडिकल फैसिलिटी होगी जो राज्य सरकार के द्वारा रन किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे अब आपके पास आ जा रहा है 2 का के आ जा रहा है, और 2 के में यहाँ पे मॉनेटरी रिलीफ की बात की जाती है। अब आप कहेंगे कि क्या होता है मॉनेटरी रिलीफ, किसको हम मॉनेटरी रिलीफ के नाम से जानते हैं, तो मॉनेटरी रिलीफ मींस द कंपनसेशन वेयर द मजिस्ट्रेट मे बी ऑर्डर the respondent to pay the aggrieved person at the stage during hearing of an application seeking any relief under this act to meet the expenses incurred and the losses suffered by the aggrieved person as a result of the domestic violence। थोड़ा सा भारी भरकम लग रहा है इंग्लिश इसका, लेकिन समझना बिल्कुल आसान है। बिल्कुल आसान तरीके से बताने का काम किया जा रहा है मॉनेटरी रिलीफ का। साहब आपकी पत्नी थी, आपकी बहन थी, आपने उसके ऊपर क्या किया था, डोमेस्टिक वायलेंस कॉज किया। डोमेस्टिक वायलेंस किया, उसको कहीं ना कहीं चोट लग गई, मेंटल चोट लगा है, फिजिकल चोट उसको लगा है, घर छोड़ करके चली गई है, कहीं रह रही है, तो साहब उसको कंपनसेशन कौन देगा, आपकी बहन थी, आपकी पत्नी थी, आपने उसको अडॉप्ट किया था, तो कंपनसेशन कौन देगा, साहब आप ही कंपनसेशन देंगे। और उसी कंपनसेशन की बात यहाँ पे की जा रही है मॉनेटरी रिलीफ के अंतर्गत। मैंने आप सभी लोगों से बताने का भी काम किया है, मॉनेटरी रिलीफ आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट डेफिनेशन क्लॉजेस, नोटिफिकेशन आ रहा है। नोटिफिकेशन मींस अ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट and the expression notified shall be constructed accordingly। वही नोटिफिकेशन जो नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, उसी नोटिफिकेशन की बात की जा रही है। 2M के अंतर्गत यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड की बात की जा रही है। प्रिस्क्राइब्ड मींस प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस अंडर दिस एक्ट की बात की जा रही है कि किस तरह से रूल एंड रेगुलेशंस को यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड किया जाएगा। साथियों ये था पार्ट फर्स्ट, जो कि मैं आप सभी लोगों के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड सोशल साइंस की तरफ से लेकर के आ रहा हूं। साथियों यहाँ पे भी आपको इसी तरह से शानदार क्लासेस डेली
देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एडमिशन भी स्टार्ट हो चुका है LLB 3 ईयर प्रोग्राम में और LLB 5 ईयर प्रोग्राम में। अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे पार्ट सेकंड के साथ। किसके साथ साथियों? तो पार्ट नंबर 2 के साथ मिलेंगे। आप लोगों का प्यार और कमेंट सेक्शन में कमेंट आता है तो डेफिनेटली पार्ट सेकंड हम आप सभी लोगों के लिए DB एक्ट का लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।